नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप क्रेनिएटा के बारे में और ग्रुप क्रेनिएटा का जो डिवीज़न है उसके बारे में, जिसका नाम है ग्नेथोस्टोमेटा। दोस्तों, ग्रुप क्रेनिएटा के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि इसमें आने वाले जीवों में क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स या कपाल पाया जाता है। इसका डिवीज़न एग्नेटा, जिसमें दो क्लास थी, ओस्टेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम क्रेनिएटा में आने वाला जो दूसरा डिवीज़न है ग्नेथोस्टोमेटा, इसके बारे में बात करेंगे। ग्नेथोस्टोमेटा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें जबड़े पाए जाते हैं। एग्नेटा में जबड़े नहीं पाए जाते और ग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े पाए जाते हैं और दांत भी पाए जाते हैं। जब क्रेनिएटा में आते हैं तो सिर और क्रेनियम विकसित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि ग्नेथोस्टोमेटा में वृद्धि के दौरान नोटोकॉर्ड कंप्लीटली वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुकदंड में रूपांतरित हो जाती है। जब हमने एग्नेटा पढ़ा तो हमने कहा था कि नोटोकॉर्ड थोड़ी थोड़ी किस्में बदल जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, मतलब हाशित नोटोकॉर्ड रहेगी और अल्प विकसित वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुकदंड रहेगी। नोटोकॉर्ड पूर्ण रूप से कशेरुकदंड में नहीं बदल पाती थी एग्नेटा में, लेकिन अब डिवीजन है ग्नेथोस्टोमेटा, तो इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से किस में बदल जाएगी, कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम में। इसका मतलब ये हुआ कि वयस्क में जो नोटोकॉर्ड है वो पूरी तरह किस में बदली हुई मिलेगी, वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुकदंड में। वयस्क में नोटोकॉर्ड आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो गई है, वर्टिब्रल कॉलम में। देखिए, एडल्ट में आपको ग्नेथोस्टोमेटा में नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि नोटोकॉर्ड पूरी तरीके से कशेरुकदंड में बदल चुकी है। लेकिन एक अपवाद है, कार्टिलेजिनियस फिश या उपास्थील मछलियाँ, इनके वयस्क में या एडल्ट में आपको नोटोकॉर्ड मिल सकती है। और क्लासिफिकेशन से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा का जो सदस्य हैं या जिसमें उपास्थील मछलियाँ आती है, कार्टिलेजिनियस फिश आती है, इनके वयस्क में नोटोकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा सभी में नोटोकॉर्ड एब्सेंट, क्योंकि नोटोकॉर्ड किस में बदल जाती है, कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम में। एग्नेटा जब हमने पढ़ा तो सिर पर के पार्श्व नेत्र थे और इन दोनों के बीच में पीनियल आई, जिसे थर्ड आई कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, वो भी पाई जाती है। लेकिन ग्नेथोस्टोमेटा में सिर पर केवल पार्श्व नेत्र ही होंगे, पीनियल नेत्र जो होगा वो एब्सेंट होगा। आपको ग्नेथोस्टोमेटा को एग्नेटा से कंपेयर करके जरूर पढ़ना है, तभी क्वेश्चन सही से समझ में आएगा। देखिए, एग्नेटा में जबड़े नहीं पाए जाते। एग्नेटा में नोटोकॉर्ड पूर्ण रूप से कशेरुकदंड में नहीं बदल पाती। एग्नेटा में पार्श्व नेत्र के साथ साथ पीनियल नेत्र या तीसरी आंख भी पाई जाती है। लेकिन ग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े पाए जाएंगे, नोटोकॉर्ड पूरी तरीके से वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। केवल एक अपवाद है, उपास्थील मछलियों में वयस्क में भी नोटोकॉर्ड मिलेगी। यहाँ पर आपको सिर पर केवल पार्श्व नेत्र मिलेंगे, पीनियल नेत्र नहीं मिलेगी। किसमें? ग्नेथोस्टोमेटा में। तो अंतर साफ साफ है। फिर देखिए, एग्नेटा जब हमने पढ़ा तो वहाँ पर हमने कहा था युग्मित उपांग, पेयर अपेंडेज एब्सेंट होंगे। लेकिन ग्नेथोस्टोमेटा में युग्मित उपांग और गर्डल या मेखलाएं दोनों प्रेजेंट होती है। फिर देखिए, वहाँ पर हार्ट 2 चेंबर वाला होता था, जिसे वीनस हार्ट कहते हैं।
ग्नेथोस्टोमेटा के जीवों में हार्ट में जो चेंबर है वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। फिर देखिए, ग्नेथोस्टोमेटा के जीवों में डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज यकृत और अग्ना से सुविकसित होते हैं और इनमें बोन और कार्टिलेज दोनों पाई जाती है, जबकि एग्नेता में अंतःकंकाल कार्टिलेज का ही होता है, वहाँ पर बोन नहीं बनेगी। एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं सवाल। इंटरनल अंतःकरण या इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल अर्धवृत्ताकार नलिकाएं कितनी होती है? 3। ग्नेथोस्टोमेटा के जीवों में अंतःकरण इंटरनल ईयर में अर्धवृत्ताकार नलिकाएं कितनी होगी? 3। जबकि एग्नेता में अर्धवृत्ताकार नलिकाएं कितनी थी? 2। ये जो ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन है इसमें 2 सुपर क्लास आती है, एक है पिसीज और एक है टेट्रापोडा। फिसीज में 2 जोड़ी फिन्स होते हैं और टेट्रापोडा में 2 जोड़ी टांगें होती है। एक जोड़ी आगे वालों को कहा जाता है पेक्टोरियल फिन और पीछे वालों को कहा जाता है पेल्विक फिन। टेट्रापोडा में आगे वाली टांगों को फोरलिम्स अग्रपाद और पीछे वाली टांगों को हिंडलिम्स या पश्चपाद। दोस्तों, डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा, इसके एक एक करैक्टर को देखो और फिर डिवीजन एग्नेता से इसको कंपेयर करो। एग्नेता में 2 क्लास थी, ओस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास है, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज में मछलियां आएंगी और टेट्रापोडा में एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एवीज और मैमल्स। उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ये 4 क्लास आएगी। फिसीज और टेट्रापोडा दोनों क्या है? सुपर क्लास। और ये दोनों सुपर क्लास किसकी है? डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा की। और डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा किस में आता है? क्रेनियटा में। एक बार फिर मैं आपको डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा के करैक्टर बता रहा हूँ। जबड़े पाए जाएंगे, नोटोकोड पूरी तरीके से कशेरुकदंड में बदल जाएगी, वयस्क में नोटोकोड नहीं पाई जाएगी सिवाय किसके? उपास्थील मछलियों के। केवल पार्श्व नेत्र होगा, पीनियल नेत्र या तीसरी आंख नहीं होगी। युग्मित उपांग और मेखलाएं प्रेजेंट होगी ग्नेथोस्टोमेटा में। हार्ट 2, 3 और 4 कैसा भी हो सकता है, 2 चैम्बर वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है और 4 चैम्बर वाला भी हो सकता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर और पैनक्रियाज सुविकसित होते हैं। बोन्स और कार्टिलेज दोनों पाई जाएगी, अस्थि और उपास्थियां दोनों। और इंटरनल ईयर में कितनी? 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाएंगी। एक चीज याद रखो, क्वेश्चन को देखना जरूरी। अगर आपको जनरल पूछे कि ग्नेथोस्टोमेटा के जीवों में अंतःकरण में कितनी अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है? 3। लेकिन 3 इस कान में और 3 इस कान में, टोटल कितनी है? 6 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना। ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन में 2 सुपर क्लास, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज में 2 जोड़ी फिन्स होते हैं, आगे वालों को पेक्टोरियल फिन और पीछे वालों को पेल्विक फिन। ऐसे ही टेट्रापोडा में 2 जोड़ी टांगें होती है, आगे वाली टांगों को फोरलिम और पीछे वाली टांगों को हिंडलिम या पश्चपाद कहा जाता है। तो हम डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा की बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया है कि ग्नेथोस्टोमेटा को आप एग्नेता से कंपेयर करके पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा। इसलिए एक बार फिर आप देखिए, मैंने यहाँ पर एग्नेता और ग्नेथोस्टोमेटा दोनों के बीच कंपैरेटिव स्टडी की है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ग्रुप क्रेनियटा के बारे में। इसमें आने वाले जीवों को यूकोर्डेट या हायर कोर्डेट भी कहा जाता है।
इनमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है और इसमें केवल एक ही सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, मतलब इसमें आने वाले जीवों को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ग्रुप क्रेनिएटा के जीवों को ही वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। एक्रेनिएटा और पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा ये सब इनवर्टिब्रेट है। तो सब फाइलम ग्रुप क्रेनिएटा में एक ही सब फाइलम है वर्टिब्रेटा और इस सब फाइलम में दो डिवीजन हैं। एक डिवीजन है एग्नेता और दूसरा डिवीजन है ग्नेथोस्टोमेटा। दोनों के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है, लेकिन इनकी कंपैरेटिव स्टडी आपके दिमाग में रहना ज़रूरी है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के वेब ऐप पर आपको जो वीडियो कंटेंट मिल रहे हैं क्लासिफिकेशन या किसी भी पॉइंट के एकदम सटीक जानकारी है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें ज़्यादा है सर, याद कैसे होगी, जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करेंगे अपने आप चीज़ें सिस्टमेटिक और कंपाइल हो जाएंगी। ये जो पैटर्न बोर्ड पर लिखा हुआ है ये अपने आप में समझने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका है। इसलिए पढ़ाई पर फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, ताकि जितने घंटे आप पढ़ाई में लगाओगे अपने आप चीज़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाएंगी। अब बैठे बैठे बिना पढ़े ही दिमाग लगाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए चीज़ों को कंपैरेटिव स्टडी, कनेक्टिविटी करके पढ़ो। डिवीजन एग्नेता और डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी देखिए। एग्नेता के नाम से ही अपने को पता लगना चाहिए कि इसमें जबड़े एब्सेंट और ग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आपको ये लाइन फिर से ज़िंदगी में याद करने की ज़रूरत पड़े कि एग्नेता में जबड़े एब्सेंट होते हैं और ग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े प्रेजेंट होते हैं, फिर आप कुछ और तरीके से पढ़ रहे हैं। इसलिए लिखी हुई बातें ज़्यादा हो सकती है। एक बार पढ़ने के बाद देखो, एग्नेता डिवीजन है और इसका मतलब भी है जॉलेस या जबड़े विहीन। एग्नेता में नोटोकोड पूर्ण रूप से वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुकदंड में नहीं बदलती, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा में नोटोकोड पूर्ण रूप से वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। जब नोटोकोड पूरी तरीके से वीसी में वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बदली है तो इसमें वयस्क में नोटोकोड प्रेजेंट होगी, लेकिन ग्नेथोस्टोमेटा में वयस्क में नोटोकोड एब्सेंट होगी, क्योंकि वो किस में बदल गई है, वर्टिब्रल कॉलम में। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखना, इसका अपवाद है, उपास्थील मछलियों में वयस्क में आपको क्या मिल सकती है, नोटोकोड। डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा में सभी जंतुओं में वयस्क में नोटोकोड नहीं होगी, सिवाय किसके, उपास्थील मछलियों के। एग्नेता में युग्मित उपांग और मेखलाएं, पेयर्ड अपेंडेजेस और गर्डल्स एब्सेंट होती है। ग्नेथोस्टोमेटा में युग्मित उपांग और गर्डल्स प्रेजेंट होती है। इसमें कंकाल उपास्थि या कार्टिलेज का बना होता है और ग्नेथोस्टोमेटा में बोन और कार्टिलेज दोनों का ही बना हो सकता है। इसमें पार्श्व नेत्र होता है और उसके बीच में पीनियल नेत्र भी होता है, जिसको तीसरी आंख भी कहते हैं, और इसमें केवल पार्श्व नेत्र होता है, पीनियल नेत्र एब्सेंट होगा ग्नेथोस्टोमेटा में। अंतःकरण इंटरनल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं 2 होगी। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ग्नेथोस्टोमेटा में अर्धवृत्ताकार नलिकाएं 3 होंगी। आपसे कोई पूछे कि मनुष्य के कान में अर्धवृत्ताकार नलिकाएं कितनी होती है, हम किस में आते हैं, ग्नेथोस्टोमेटा में, तो जवाब क्या होगा, 3। एक कान में 3 होती है, तो टोटल पूरी की बात करें तो 6। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। एग्नेता और ग्नेथोस्टोमेटा दोनों के बारे में कंपैरेटिव और बिल्कुल कनेक्टिविटी और क्लियरिटी के साथ चीज़ें आपके सामने हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल, ये युग्मित उपांग और मेखलाएं,
और जबड़े के बारे में जानकारी तो आपको नाम से ही हो जानी चाहिए। डिवीजन एग्नेथा में दो क्लास होती है, ओस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। इसलिए साइक्लोस्टोमेटा में आने वाले जीवों को जॉलेस फिशिस कहा जाता है, क्योंकि ये मछलियों पर बाह्य परजीवी होती है तो मछलियों के साथ रहती है। और इस साइक्लोस्टोमेटा में दो जीव आपको याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पेट्रोमाइजोन और दूसरा है मिक्सिन, याद ही रखना है। और इस पेट्रोमाइजोन का लार्वा है एमोसीट लार्वा। पेट्रोमाइजोन में जो माइग्रेशन है वो एनाड्रोमस, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि याद हो जाए। और इसका लार्वा जो एमोसीट है, एमोसीट लार्वा में माइग्रेशन कैसा है, ऐसी से मैंने बोला था कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस का मतलब है अगर कोई जीव समुद्री जल से किधर की तरफ आए, स्वच्छ जल में, ऐसा माइग्रेशन एनाड्रोमस है। और स्वच्छ जल से वापस समुद्री जल में जाए, इसे क्या कहेंगे, कैटाड्रोमस। और ये किस में होगा, एमोसीट लार्वा किसका है, पेट्रोमाइजोन, किस में आती है, साइक्लोस्टोमेटा में। और इसके जीवों को जॉलेस फिशिस भी कहते हैं। देखिए ग्नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास आएगी, एक है फिशीज और दूसरी है टेट्रापोडा। फिशीज में दो जोड़ी पंख होंगे और टेट्रापोडा में दो जोड़ी टांगें होंगी। दो जोड़ी पंखों में एक जोड़ी पेक्टोरियल फिन और एक जोड़ी पेल्विक फिन, और इसमें दो जोड़ी टांगों में एक जोड़ी फोरलिम्स या अग्रपाद और एक जोड़ी हिंड लिम्स या पश्चपाद। टेट्रापोडा सुपर क्लास है, इसमें 4 क्लास या वर्ग आएंगी। एम्फीबिया जिन्हें हिंदी में उभयचर, रेप्टिलिया जिन्हें सरीसर्प, एवीज जिन्हें पक्षी और मैमेलिया जिन्हें स्तनधारी कहते हैं। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, ये 4 क्लास है, किस में आती है, टेट्रापोडा में। फिशीज में भी अलग 3 क्लास है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये दोनों फिशीज और टेट्रापोडा क्या है, सुपर क्लास, और ये किस में आती है, ग्नेथोस्टोमेटा में। और ग्नेथोस्टोमेटा और एग्नेथा के बीच कंपैरेटिव स्टडी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा की पहली सुपर क्लास है, महावर्ग है फिशीज। महावर्ग फिशीज के बारे में देखिए, महावर्ग फिशीज, पहली लाइन, इस सुपर क्लास या महावर्ग में वास्तविक मछलियां या ट्रू फिशिस को सम्मिलित किया गया है। इससे पहले जब भी फिश शब्द आया वो वास्तविक मछलियां नहीं थी। सिलेंट्रेटा में फिश शब्द आया, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश आया, अभी साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइजोन को भी मछली या फॉल्स फिशिस कहा गया। लेकिन वास्तविक मछलियां या ट्रू फिशिस किस में आती है, सुपर क्लास फिशीज में। मछलियों की लगभग 33,000 प्रजातियां होती है। कोडेट्स में सबसे ज़्यादा स्पीसीज या सबसे बड़ा जो क्लास है, एक तरीके से सुपर क्लास कह सकते हैं, फिशीज है, जिसमें 33,000 स्पीसीज या प्रजातियां होती है। सभी जंतु जल में रहते हैं, कुछ समुद्री जल में रहते हैं, कुछ स्वच्छ जल में रहते हैं। ये जनरल बातें हैं, इनको देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन का एक एक वीडियो देखने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। सुपर क्लास स्पीसीज किस में आता है, डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा में। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात, ट्रू फिशीज इसी में आती है और सबसे ज़्यादा 33,000 प्रजातियां हैं
इनका शरीर 3 भागों में बटा, हेड, ट्रंक और टेल। इनमें नेक या गर्दन अनुपस्थित होती है, ये ध्यान से देखिए। इनका शरीर तैरने के लिए अनुकूलित होता है, आपको भी पता है मछलियां हैं तो तैरेंगी। इस कारण इनका शरीर धारा रेखित या स्ट्रीम लाइन होता है ताकि तैरने में आसानी हो। तैरने के लिए इनमें पंख या फिन्स पाए जाते हैं और ये जो फिन्स है ये पेयर्ड युग्मित भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड या अयुग्मित भी हो सकते हैं, जोड़े में भी हो सकते हैं और अकेले भी हो सकते हैं। देखिए, वास्तविक मछलियों को शामिल करेंगे 33,000 प्रजातियां, शरीर हेड, ट्रंक और टेल में विभाजित और शरीर धारा रेखित या स्ट्रीम्ड लाइन होता है और फिन्स पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों हो सकते हैं। कौन से फिन्स अनपेयर्ड है, अयुग्मित है और कौन से फिन्स पेयर्ड या युग्मित है, देखिए। पहला है अयुग्मित पंख। एक तो है मिड डोर्सल फिन, मध्य पृष्ठ पंख, और दूसरा है कोडल फिन या पुच्छीय पंख। ये दोनों जो पंख है ये अयुग्मित है और युग्मित पंख में है पेक्टोरियल और पेल्विक फिन्स। फिशेज में स्किन की बात करें तो स्किन पर सल्क या स्केल पाए जाते हैं। त्वचा सल्कों से या स्केल से ढकी रहती है। अब देखिए, ये जो स्केल है, सल्क है, इनकी उत्पत्ति कैसी होती है? मीजोडर्मल। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिशेज के स्किन के ऊपर जो स्केल्स है, सल्क है, उनकी उत्पत्ति कैसी है? मीजोडर्मल। इनका एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ मीजोडर्मल स्केल। देखिए, जो स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन के बजाय यहां पर हमको लिखना है एक्सोस्केलेटन। बाह्य कंकाल किसका बना होता है? मीजोडर्मल स्केल्स का। और इन सल्क की उत्पत्ति स्किन से हुई है, डर्म से हुई है, इसलिए डर्मल उत्पत्ति। देखो, कौन सी? मीजोडर्म से। और कौन सी संरचना से हुई है? स्किन से, इसलिए डर्मल। अतः उत्पत्ति में इन्हें डर्मल स्केल कहा जाता है क्योंकि त्वचा से ही स्केल का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। वास्तविक मछलियों को शामिल करेंगे, 33,000 प्रजातियां हैं। शरीर हेड, ट्रंक और टेल में विभाजित, नेक एब्सेंट होगी। तैरने की वजह से धारा रेखित या स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी होगी। पंख युग्मित भी हो सकते हैं, अयुग्मित भी। अयुग्मित में है मध्य पृष्ठ पंख, मिड डोर्सल फिन और पुच्छीय पंख। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिशेज में पुच्छीय पंख कैसा होता है? पेयर्ड या अनपेयर्ड। पेक्टोरियल और पेल्विक फिन्स जो है वो युग्मित है। त्वचा पर सल्कों का आवरण और सल्कों की उत्पत्ति मीजोडर्मल और स्किन से होती है, इसलिए डर्मल भी कह रहे हैं। और इन स्केल को डर्मल स्केन भी कहा जाता है। और मछलियों का बाह्य कंकाल मीजोडर्मल स्केल से बना होता है। मीजोडर्मल क्योंकि इनकी ओरिजिन या उत्पत्ति किससे हुई है? मीजोडर्म से। फिशेज में स्केल्स, इनकी ओरिजिन या उत्पत्ति अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है मीजोडर्मल। एक तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्किन पर ये बनते हैं या डर्म से बनते हैं, इसलिए डर्मल स्केल भी इनको कहते हैं। कैटफिश, टॉर्पीडो, जिसको इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक रे के नाम से किसको जाना जाता है? टॉर्पीडो को। और बेलागोनिया, इन मछलियों में सल्क या स्केल एब्सेंट होते हैं। कैटफिश, टॉर्पीडो को दूसरा नाम विद्युत रे या इलेक्ट्रिक रे, और बेलागोनिया, इन मछलियों में स्केल्स या सल्क नहीं पाए जाएंगे। अगर बात करें सल्कों के प्रकार की तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 प्रकार के स्केल्स होते हैं: प्लेकोइड, गेनोइड, साइक्लोइड और टीनोइड। नाम देखिए, प्लेकोइड, गेनोइड, साइक्लोइड और टीनोइड। सबसे पहले प्लेकोइड के बारे में बात करते हैं।
ये जो स्केल होते हैं ये दांत के समान होते हैं। जैसे दांत में डेंटिन प्रोटीन और उसके ऊपर इनेमल का आवरण होता है, उसी प्रकार से प्लेकोइड स्केल भी डेंटिन और इनेमल से बने होते हैं, दांत के समान। और उदाहरण है कार्टिलेजिनियस या एलेस्मोब्रेंकाई या कॉन्ड्रिक्थीज, या जिनको जाना जाता है उपास्थील मछलियों के नाम से। उपास्थील मछलियों को कॉन्ड्रिक्थीज भी कहते हैं, कार्टिलेजिनियस फिशिस भी कह सकते हैं, एलेस्मोब्रेंकाई भी कह सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन, उपास्थील मछलियों में किस प्रकार का स्केल पाया जाता है? प्लेकोइड, जो कैसा होता है? दांत जैसा, किसका बना होता है? डेंटिन और इनेमल का। याद रहे शार्क में जो दांत पाए जाते हैं वो भी कौन से स्केल का मॉडिफिकेशन या रूपांतरण है? प्लेकोइड स्केल का। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शार्क के दांत किस प्रकार के सल्कों का रूपांतरण है? प्लेकोइड स्केल। उपास्थील मछलियों में किस प्रकार के स्केल पाए जाते हैं? प्लेकोइड स्केल। प्लेकोइड स्केल कैसे होते हैं? दांत जैसे, जो डेंटिन और इनेमल के बने होते हैं। दूसरा प्रकार है गेनोइड। इसमें थिक, मोटे, विषम कोणीय स्केल होते हैं, थिक रोम्बोइड स्केल। इसमें हार्ड इनेमल जैसी संरचना होती है जिसे गैनोनिन कहते हैं। और ऐसे स्केल पॉलिप्टेरस, एसीपेंसर और लेपिडोस्टियस, इन तीनों फिशिज में पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है साइक्लोइड। इसमें थिन और फ्लेक्सिबल स्केल होते हैं जिनमें ऐसे लेयर पाई जाती है कोलेजन फाइबर की। और ऐसे स्केल किसमें पाए जाते हैं? अस्तील मछलियों में या बोनी फिशिज में। आप खुद देख रहे होंगे अस्तील मछलियों में कौन से हैं? साइक्लोइड। उपास्थील मछलियों में कौन से हैं? प्लेकोइड। और शार्क के दांत भी किसका रूपांतरण है? प्लेकोइड का। चौथे प्रकार का स्केल है टीनोइड। ये ओवल शेप या अंडाकार होते हैं, यहाँ पर स्केल टीथ होते हैं और ये पाए जाते हैं पर्च, सनफिशिज या हायर टीलोस्टियंस में। हायर टीलोस्टियंस। देखिए 4 प्रकार के स्केल, प्लेकोइड, गेनोइड, साइक्लोइड और टीनोइड। सबके बारे में आपके सामने लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देखो 2 महत्वपूर्ण है, साइक्लोइड और प्लेकोइड। प्लेकोइड किस में होते हैं? उपास्थील मछलियों में। और साइक्लोइड किस में होते हैं? अस्तील मछलियों में। इसमें कोलेजन फाइबर की लेयर होती है और ये डेंटिन और एनिमल से बना। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि शार्क के दांत किस स्केल के मॉडिफिकेशन से बने हैं? प्लेकोइड के। और स्केल्स की ओरिजिन कैसी होगी? मीजोडर्मल। और इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? डर्मल स्केल के नाम से भी जाना जाता है। स्केल्स में ही एक और स्केल है कोस्मोइड स्केल। वैसे इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के स्केल क्राइसोप्टेरिगाई एंड डिपेनोई क्लास में पाए जाते हैं। ये भी पिसीज सुपर क्लास में ही जो वर्ग है उनके नाम है क्राइसोप्टेरिगाई और डिपेनोई। क्राइसोप्टेरिगाई में सीलोकेंत आता है जिसे लेटिमेरिया भी कहा जाता है, ये भी जीवित जीवाश्म है। और डिपेनोई में लंग फिशेज आती है। इन कोस्मोइड स्केल में इनेमल जैसी संरचना को विट्रोडेंटिन और डेंटिन जैसी संरचना को कोस्मीन कहा जाता है। लेकिन देखिए ध्यान से, कोस्मोइड स्केल्स आर नॉट फाउंड इन लिविंग फिशेज। जितनी भी जीवित मछलियां हैं उनमें कोस्मोइड स्केल नहीं पाया जाता, इसलिए जनरली हम 4 स्केल के बारे में ही बात करते हैं। जो लिविंग डिपेनोई है उनमें भी थिन साइक्लोइड स्केल पाए जाते हैं जिनमें कोस्मीन लेयर एब्सेंट होती है। तो केवल ये बताने के लिए आपको बताया गया है कि कोस्मोइड भी एक स्केल का टाइप है। 4 ऑप्शन में आए तो कंफ्यूज नहीं हो, वरना आपको 4 स्केल के बारे में ही जानकारी याद रखनी है। और उसमें भी उपास्थील मछलियों में कौन से स्केल है? प्लेकोइड। अस्तील मछलियों में, बोनी फिश में कौन से हैं? साइक्लोइड। और लंग फिशेज में या फुफ्फुसीय मछलियों में भी कौन से हैं?
साइक्लोइड लंग फिशिस को ही क्या कहा जाता है? डिपेनोई क्लास कहा जाता है। फिशिस की त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथियां, जिन्हें म्यूकस ग्लैंड या स्लाइम ग्लैंड कहते हैं, ये पाई जाती है और ये इनकी त्वचा को लसलसी बनाती है। बात करें ग्रसनीय गिल दरारों की, तो वयस्क में भी पाई जाएगी और 5 से 7 जोड़ी होती है। फिशिस में आने वाली जितनी भी क्लास है उनमें फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट एडल्ट में भी होगी और 5 से 7 जोड़ी होगी। ये जो फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट ग्रसनीय गिल दरारें हैं, इन पर आवरण भी पाया जाता है जिसे ओपरकुलम कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है गिल ढापन। ग्रसनीय गिल दरारों को ढकने के लिए एक आवरण है ओपरकुलम। अगर ऐसी मछलियां जिनमें ओपरकुलम प्रेजेंट हो उन्हें ओपरकुलेटेड कहा जाएगा, और ऐसी मछलियां जिनमें ओपरकुलम एब्सेंट हो उन्हें नॉन ओपरकुलेटेड कहा जाएगा। ओपरकुलम क्या है? मछलियों में फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट पर आवरण जो होता है उसे ओपरकुलम कहते हैं। अगर ओपरकुलम हो तो ओपरकुलेटेड और नहीं हो तो नॉन ओपरकुलेटेड। ग्रसनीय गिल दरारें मछलियों में एडल्ट में भी होगी और 5 से 7 जोड़ी होगी। इनका आवरण ही ओपरकुलम है। त्वचा को लसलसी बनाने के लिए म्यूकस ग्लैंड या स्लाइम ग्लैंड पाई जाती है। अगर बात करें स्केल्स की, तो कार्टिलेजिनियस या एलेस्मोब्रेंकाई में प्लेकोइड स्केल, बोनी फिश या स्टील मछलियों में साइक्लोइड, और डिपेनोई या लंग फिशेज में भी साइक्लोइड प्रकार के या थिन साइक्लोइड प्रकार के स्केल्स ही पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के बारे में। दोस्तों, फिशीज में श्वसन गिल्स द्वारा होता है और इनमें नासा छिद्र की स्थिति डायराइनस कंडीशन होती है। 2 नासा छिद्र होते हैं। एक बात आप याद रखें, डिवीजन एग्नेता में जो भी जीव आते हैं उनमें मोनोराइनस कंडीशन होती है, और डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा में जो जीव आएंगे उनमें डायराइनस कंडीशन होती है। तो फिशीज में भी डायराइनस कंडीशन होती है। 2 नासा छिद्र होते हैं। डायराइनस कंडीशन का मतलब है 2 नासा छिद्र। देखिए, मछलियों में एक और संरचना पाई जाती है श्वसन से संबंधित, एयर ब्लेडर या वायुकोश। ये वायुकोश या एयर ब्लेडर उपास्थील मछलियों में अनुपस्थित होता है। कार्टिलेजिनियस फिशेस में एयर ब्लेडर एब्सेंट और बोनी फिशेस में ये उपस्थित होता है। कहने का मतलब एयर ब्लेडर उपास्थील मछलियों में एब्सेंट होगा और अस्थिल मछलियों में प्रेजेंट होगा। ये एयर ब्लेडर क्या करता है? मछलियों में शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। देखिए, मछलियां अपने शरीर का संतुलन किस संरचना के द्वारा बनाए रखेगी? एयर ब्लेडर के द्वारा। इसलिए जो उपास्थील मछलियां हैं जिन्हें कॉन्ड्रिक्थीज कहते हैं, ये निरंतर तैरती है। अगर ये तैरेगी नहीं तो जैसे ये रुकेगी पैंदे में चली जाएगी। उपास्थील मछलियों को जल की सतह पर रहने के लिए तैरना पड़ेगा। अगर तैरेगी नहीं तो ये नीचे पैंदे में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें अनुपस्थित है एयर ब्लेडर। लेकिन जो अस्थिल मछलियां हैं जिन्हें ऑस्टिकथीज या टीलोस्टोमाई कहते हैं या बोनी फिशेस कहते हैं, ये जल में बिना तैरे भी कुछ समय के लिए स्थिर बनी रह सकती है। अस्थिल मछली पानी की सतह पर ऐसे और थोड़ी देर तैरेगी भी नहीं तो भी उसके शरीर का संतुलन रहता है। किसकी वजह से? एयर ब्लेडर की वजह से, क्योंकि अस्थिल मछलियों में एयर ब्लेडर होता है। तो एक बात याद रखें, अस्थिल मछलियां अगर सतह पर है और तैरे भी नहीं तो भी वो पैंदे में नहीं जाएगी, कुछ समय तक संतुलित रह सकती है एयर ब्लेडर के कारण। लेकिन उपास्थील मछलियों को लगातार तैरना पड़ेगा क्योंकि उनमें एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है। लंग फिशेस या डिपेनोए
में एयर ब्लैडर श्वसन में भी सहायता करता है। फुफ्फुसीय मछलियों में या लंग फिशिज में जो क्लास डिपेनोई में आती है, इनमें ये एयर ब्लैडर श्वसन में भी, शरीर के संतुलन के अलावा श्वसन में भी सहायता करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र की। मछलियों के अंदर आरबीसी होती है, वो केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और आरबीसी की संरचना बाई कॉन्वेक्स होगी, उभयोत्तल होगी, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स होगा, उत्तल होगा, और ये ऑक्सीजन के परिवहन के लिए भी उत्तरदायी होती है। इसके अलावा बात करें हृदय की, हार्ट की, तो 2 चैम्बर्ड वाला हार्ट पाया जाता है। 2 कक्ष पाए जाते हैं जिसमें एक आलिंद और एक निलय होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। अपवाद स्वरूप लंग फिशिज जो क्लास डिपेनोई में आती है, इनका हार्ट 3 चैम्बर वाला होता है, त्रिकक्षीय होता है, और इन 3 चैम्बर में 2 आलिंद और एक क्या होता है, निलय होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिंपल सी बात है कि श्वसन गिल्स द्वारा होता है। डायराइनस कंडीशन, एयर ब्लैडर अस्थिल मछलियों में होगा, उपास्थल में नहीं होगा, इसलिए अस्थिल मछलियां अगर तैरे नहीं तो भी बैलेंस में रह सकती है। एयर ब्लैडर का काम है शरीर को संतुलन बनाए रखना, लेकिन लंग फिशिज में ये श्वसन में भी सहायता करता है। मछलियों में आरबीसी केंद्रीकृत बाई कॉन्वेक्स होती है और ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक। मछलियों में हार्ट 2 कक्ष वाला होता है जिसमें एक आलिंद और एक निलय होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप डिपेनोई या लंग फिशिज में 3 कक्ष होते हैं जिसमें से 2 आलिंद और एक क्या पाया जाएगा, निलय। देखिए, मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके हृदय में अशुद्ध रक्त या अनऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, और ऐसे हृदय जिनमें अशुद्ध रक्त पाया जाए उन्हें वीनस हार्ट या शीरीय हृदय कहते हैं। मछलियों के हार्ट में साइनस विनोसस, जिसे सिरा कोटर, और कोनस आर्टीरियोसस पाया जाता है। देखो, हार्ट से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। एक तो सर्कुलेशन कैसा होगा, अगर 2 ही कक्ष है तो सिंगल सर्कुलेशन ही होगा। 3 कक्ष वाले हृदय में भी एकल परिसंचरण तंत्र ही पाया जाता है। 2 ही कक्ष है तो शुद्ध अशुद्ध अलग नहीं होगा, ब्लड अनऑक्सीजनेटेड ही होगा, इसलिए इसको सीरीय हृदय या वीनस हार्ट कहते हैं। और इनके हार्ट में साइनस विनोसस, सिरा कोटर और कोनस आर्टीरियोसस पाया जाता है। इनमें 6 जोड़ी ऑर्टिक आर्क पाए जाते हैं, महाधमनी चाप पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 6 जोड़ी। मछलियों में हार्ट 2 चैम्बर्ड और लंग फिशिज या डिपेनोई में हार्ट 3 चैम्बर्ड वाला होता है, ये आप जानते हैं। इसलिए इनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका तंत्र, और रीनल पोर्टल सिस्टम, वृक्क निवाहिका तंत्र, दोनों प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसे जीव जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट हो, 4 कक्षीय हृदय हो, उनमें रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, बाकी हिपेटिक पोर्टल सिस्टम तो सब में होगा। अब मछलियों में या तो 2 चैम्बर्ड या लंग फिशिज या डिपेनोई में 3 चैम्बर्ड। इसका मतलब इनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों प्रेजेंट होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद बात करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र के बारे में। समुद्री जल में पाई जाने वाली मछलियों में शारीरिक द्रव्य में लवणों की मात्रा समुद्री जल में पाई जाने वाली लवणों की मात्रा से कम होती है। ये मछली है जो समुद्री जल में पाई जाती है। इस मछली के अंदर लवण की मात्रा कम है, किसकी तुलना में? इस समुद्री जल में उपस्थित लवण की मात्रा की तुलना में। कहने का मतलब मछली में लवण की मात्रा कम है
और समुद्री जल में लवण की मात्रा या सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है। इस कारण यहाँ से बहिर्परासरण या एक्सोओस्मोसिस द्वारा जल बाहर निकलेगा। एक बार फिर देखिए, समुद्री जल में पाई जाने वाली मछलियों में पहली बात, कौन से जल में? समुद्री जल में शारीरिक द्रव्य में लवण की मात्रा समुद्री जल में पाए जाने वाली लवणों की मात्रा से कम होती है। समुद्री जल में लवण की मात्रा ज़्यादा और इसमें कम, इस वजह से एक्सोओस्मोसिस द्वारा जल बाहर निकलता है। अगर इस मछली के शरीर से जल ऐसे ही बाहर निकलता रहा, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही, तो जल हानि के फलस्वरूप इस जीव की मृत्यु भी हो सकती है। इस परिस्थिति से बचने के लिए मछलियों में एक प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है जिसे फिजियोलॉजिकल यूरेमिया कहते हैं। इस अनुकूलन में मछलियां लवण की मात्रा समुद्री जल में उपस्थित लवण की मात्रा के बराबर करने की कोशिश करती है। मछलियां चाहेगी कि उनके शरीर में लवण की मात्रा उतनी हो जाए जितनी समुद्री जल में है। तो एक ही चारा है, ये मछलियां अपने शरीर में लवणों को इकट्ठा करने लग जाती है और खासकर ये लवण एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। उपास्थील मछलियां अपने अंदर यूरिया संग्रहित करने लग जाती है और अस्थिल मछलियां TMAO ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड अपने अंदर इकट्ठा करने लग जाती है ताकि इनके अंदर लवण की मात्रा समुद्री जल में लवण की मात्रा के बराबर हो सके और बहिर्परासरण या एक्सोओस्मोसिस द्वारा जल की हानि को रोका जा सके। एक्सक्रेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ ये फिजियोलॉजिकल यूरेमिया कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें उपास्थील मछलियां अपने शरीर में क्या स्टोर करती है? यूरिया, और अस्थिल मछलियां क्या स्टोर करती है? TMAO ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। और इस संग्रहण की वजह से क्या होगा? मछली के अंदर जो उसका शारीरिक द्रव्य है उसमें लवण की मात्रा बराबर हो जाएगी, किसके? समुद्री जल के। मछलियों में एक विशेष प्रकार का अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल यूरेमिया के बारे में बात कर रहे थे। मछलियों में एक विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, इसे फिजियोलॉजिकल यूरेमिया कहते हैं। देखिए, यह समुद्री जल में पाई जाने वाली मछलियों में ही होगा, ये भी आप याद रखें। ओनली समुद्री जल में जो मछलियां पाई जाएंगी उनमें ही फिजियोलॉजिकल यूरेमिया पाया जाएगा। ये समुद्री जल में पाई जाने वाली मछलियों में ही पाया जाता है। कौन पाया जाएगा? फिजियोलॉजिकल यूरेमिया। क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि समुद्री जल में पाए जाने वाली जो मछलियां हैं उनमें लवण की मात्रा कम होती है, किसकी तुलना में? समुद्री जल में उपस्थित लवण की मात्रा में। तो समुद्री जल में सॉल्ट ज़्यादा है और यहाँ पर सॉल्ट कम है। इस वजह से यहाँ से जल निकल के बाहर चला जाएगा एक्सोओस्मोसिस द्वारा। इसको कहेंगे एक्सोओस्मोसिस या बहिर्परासरण। देखिए, अब अगर मछली को इस बहिर्परासरण या एक्सोओस्मोसिस को रोकना है तो वो क्या करेगी? फिजियोलॉजिकल यूरेमिया। कहने का मतलब वो अपने एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थों को संग्रह करेगी। कहाँ पर? ब्लड में। तो उपास्थील मछलियां तो क्या संग्रहित करती है? यूरिया। और अस्थिल मछलियां क्या संग्रहित करती है? TMAO ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। ये उत्सर्जी पदार्थ ब्लड में संग्रहित होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। उत्सर्जी पदार्थ को रक्त में संग्रहित करने के कारण सामान्यतः जो समुद्री मछलियां हैं वो खाने योग्य नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सारी समुद्री मछलियां खाने योग्य नहीं होती, लेकिन जनरली समुद्री मछलियां खाने योग्य नहीं होती। क्यों? क्योंकि समुद्री मछलियों में फिजियोलॉजिकल यूरेमिया के कारण उनके ब्लड में क्या संग्रहित रहता है? उत्सर्जी पदार्थ। उपास्थील मछलियां यूरिया और अस्थिल मछलियां TMAO ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड का स्टोरेज या संग्रहण करती है।
अगर बात करें मछलियों में सामान्यतः कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मिक या एक्टोथर्मिक होती है, क्योंकि इनका शारीरिक ताप बाह्य ताप के अनुसार बदलता रहता है। ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है, एक बार फिर नोट कर लें और याद कर लें। मछलियों में जो किडनी होगी वो कैसी होगी? मीजोनेफ्रिक किडनी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, मछलियों में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। मछलियों में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। ये देखो, फिशिज में यूरिनरी ब्लैडर मूत्रा से अनुपस्थित होगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र के बारे में। मछलियों का बाह्य कंकाल तो आपको पता है, एक्सोस्केलेटन तो आपको पता है, किसका बना होता है? डर्मल स्केल, या जिनकी उत्पत्ति क्या होती है? मीजोडर्मल। तो एक्सोस्केलेटन तो स्केल्स का बना होगा, लेकिन एंडोस्केलेटन या तो उपास्थि का या किसका बना होता है? अस्थि का। अगर किसी मछली का स्केलेटन उपास्थि का बना है तो कौन से प्रकार की उपास्थि होगी? हाइलाइन या काचाब उपास्थि। ये भी महत्वपूर्ण है। उपास्थि मछलियों में अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। आप जानते हैं कार्टिलेज भी अलग अलग प्रकार की होती है, और ये जो उपास्थि मछलियों में कंकाल बना होता है वो कौन सी उपास्थि है? हाइलाइन या काचाब उपास्थि। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फिशीज में स्केलेटन के बारे में। इनका स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन तो स्केल्स का बना होता है, और एंडोस्केलेटन या तो कार्टिलेज का होगा या बोन का होगा, और कार्टिलेज का होगा तो कौन सी का होगा? हाइलाइन या काचाब उपास्थि का। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके स्कल पर केवल एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है, अतः इनको मोनोकोंडाइलिक कहा जाएगा, और इनकी खोपड़ी को, स्कल को मोनोकोंडाइलिक स्कल कहा जाएगा। तो मछलियों में स्कल कैसा होता है? मोनोकोंडाइलिक। ये बात आप याद रखें। इनमें कशेरुकाएं या वर्टिब्री पाई जाती है, और कौन से प्रकार की? उभयगर्ती या एम्फीसिलस टाइप की। सर, ये उभयगर्ती या एम्फीसिलस टाइप की वर्टिब्री का क्या मतलब है? दोस्तों, वर्टिब्री या कशेरुका का एक प्रमुख भाग होता है जिसे कशेरुका काय या सेंट्रम कहा जाता है, और इस सेंट्रम की आकृति के आधार पर ही वर्टिब्री को वर्गीकृत या क्लासिफाई किया गया है। इस तरीके से मछलियों में जो वर्टिब्री है, कशेरुका है, वो कैसी है? एम्फीसिलस या उभयगर्ती। और स्कल कैसा है? मोनोकोंडाइलिक। अब वर्टिब्री कितने प्रकार की होती है और इसका नाम कैसे रखा गया है, देखिए। मान लीजिए ये अग्रभाग है पोस्टीरियर, मान लीजिए ये अग्रभाग है एंटीरियर भाग, और ये है पोस्टीरियर या पश्च भाग। अब कोई वर्टिब्री या कशेरुका आगे की तरफ से ऐसे कॉनकेव हो, कॉनकेव का मतलब है अवतल, और पीछे की तरफ से क्या हो? कॉन्वेक्स, उत्तल। मतलब आगे की तरफ से गड्ढा दिख रहा है, गर्त दिख रहा है, इसलिए ऐसी वर्टिब्री को अग्रग्रथी या प्रोसीलस कहा जाएगा। प्रोसीलस, ऐसी वर्टिब्री जिसका आगे वाला भाग गर्त जैसा हो, कॉनकेव हो, क्या कहलाएगी? प्रोसीलस। या यूं भी कह सकते हैं कि एंटीरियर पार्ट कॉनकेव और पोस्टीरियर पार्ट कैसा होगा? कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब आप जानते हैं अवतल, और कॉन्वेक्स का मतलब आप जानते हैं उत्तल। और ऐसी वर्टिब्री अग्रग्रथी, और ये किस में पाई जाती है? सरीसर्प और एम्फीबियन या उभयचरों में। सरीसर्प और उभयचरों में कौन से प्रकार की वर्टिब्री होगी? प्रोसीलस या अग्रग्रथी। अगर इसका अपोजिट हो, पश्च भाग की तरफ, ये पश्च भाग है, इधर गर्त हो, कहने का मतलब पोस्टीरियर पार्ट कॉनकेव हो और एंटीरियर पार्ट कॉन्वेक्स हो, उसका उल्टा, तो पश्च भाग में गर्त है, इसलिए पश्च गर्ती, इसको ओफिस्थोसीलस कहा जाता है।
अगर दोनों ही एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही तरफ से कॉनकेव हो, दोनों ही तरफ से गर्त हो, तो इसको कहेंगे उभय गर्ती या एम्फीसीलस। और इसका एग्जाम्पल है फिशिज, मछलियाँ। और यही मैं कह रहा हूँ कि मछलियों में वर्टिब्री कौन से प्रकार की होती है, एम्फीसीलस या उभय गर्ती। मतलब इनके सेंट्रम के अग्रभाग और पश्च भाग दोनों में गर्त पाए जाते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया, एम्फीसीलस या उभय गर्ती। अगर मान लीजिए ऐसी सेंट्रम है कि दोनों तरफ से ही फ्लैट है, इसको एम्फीफ्लैटियन भी कहते हैं, दोनों तरफ से फ्लैट है या कोई गर्त नहीं है, इसलिए अघर्ती या एसीलस। और इसका एग्जाम्पल है मैमल्स या स्तनधारी, इसको एम्फीप्लेटियन भी कह सकते हैं, दोनों तरफ से फ्लैट है, कोई गर्त नहीं है। अगर ऐसा हो कि एक सेंट्रम में ऐसे हो, दूसरा सेंट्रम अलग ही प्रकार का, तीसरे सेंटर में भी किधर गर्त है पता नहीं है, अलग अलग प्रकार के सेंट्रम मिल रहे हो, ऐसी वर्टिब्री को हेट्रोसीलस कहा जाता है, विषम गर्ती। और इसका एग्जाम्पल है एवीज, पक्षी। पक्षियों में वर्टिब्री कैसी होगी, हेट्रोसीलस या विषम गर्ती। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिशिज में स्कल कैसा होगा, मोनोकोंडाइलिक। वर्टिब्री कैसी होगी, एम्फीसीलस या उभय गर्ती। पांचों प्रकार की वर्टिब्री मैंने आपको बता दी है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में प्रोसीलस, फिशिज में एम्फीसीलस उभयगर्ती, मैमल्स या स्तनधारियों में अगर्ती या एम्फीप्लेटियन, और पक्षियों में अलग अलग प्रकार के सेंट्रम होते हैं, इसलिए हेट्रोसीलस या विषम गर्ती प्रकार की वर्टिब्री या कशेरुका होगी। अब हम बात करते हैं फिशिज में टेल या पूंछ के प्रकार के बारे में। दोस्तों, टाइप ऑफ टेल या पूंछ के प्रकार, एक तो होती है प्रोटो सर्कल, जिसमें पूंछ के दोनों लोब ऐसे बराबर होते हैं या लोब में बटा हुआ ही नहीं होता ऐसा लगता है, यह है प्रोटो सर्कल। ये मोस्ट प्रिमिटिव टेल है, सबसे आद्य प्रकार की पूंछ है, और ये साइक्लोस्टोमेटा के जीवों में पाई जाती है, जिसमें पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन, हेगफिश या चुड़ैल मछली आती है। दूसरा प्रकार है होमो सर्कल। इसमें टेल जो है ये लोब में बटी, ऊपर वाली एपिकोडल लोब और नीचे वाली हाइपोकोडल लोब कहलाती है, और दोनों बराबर होती है, इसलिए होमो सर्कल। और इसका एग्जाम्पल है अस्तील मछलियाँ, बोनी फिशिज, ऑस्टिकथीज या अस्तील मछलियों में पूंछ होमो सर्कल प्रकार की, साइक्लोस्टोमेटा में प्रोटो सर्कल या सबसे प्रिमिटिव टाइप की टेल। अगर ऊपर वाली लोब बड़ी हो, एपिकोडल लोब बड़ी हो, तो एपी सर्कल टाइप, और नीचे वाली हाइपोकोडल लोब बड़ी हो तो हाइपो सर्कल टाइप। ऐसी पूंछ जिसमें दोनों लोब बराबर नहीं हो, इसे हेट्रो सर्कल टेल कहा जाएगा। हेट्रो सर्कल टेल। एपिकोडल लोब जिसमें बड़ी होगी एपी सर्कल टेल, और ये किस में होगी, उपास्तील मछलियों में। आपको इन तीन पर ही फोकस रखना है। उपास्तील मछलियों में एपी सर्कल टेल या किस टाइप की, हेट्रो सर्कल। हेट्रो सर्कल में भी कौन सी, एपी सर्कल, मतलब एपिकोडल लोब बड़ा, और अगर हाइपो सर्कल टाइप होती तो हाइपोकोडल लोब बड़ा। तो हेट्रो सर्कल टाइप के दो प्रकार है, एपी सर्कल ये उपास्तील मछलियों में दोनों लोब बराबर, अस्तील मछलियों में होमो सर्कल और लोब में बटी हुई नहीं है, प्रोटो सर्कल, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की टेल, एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमेटा। अगर हाइपो सर्कल टाइप की में हाइपोकोडल लोब बड़ी, और ये प्रिमिटिव फिशिज में पाई जाती है, आद्य प्रकार की मछलियों में पाई जाती है। इसके बाद नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो सामान्य रूप से विकसित मस्तिष्क पाया जाता है मछलियों में, और मछलियों में कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व कितने जोड़ी होती है, 10 जोड़ी, इस बात का भी ध्यान में रखना है। इनकी दृक्पालियां, ऑप्टिक लोब्स खोखली होती है, और इस खोखली में जो गुहा है उसको कहते हैं ऑप्टोसील, और इनके मस्तिष्क में 2 ऑप्टिक लोब या दृक्पालियां होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, कॉर्पोरा बाइजेमिना। कॉर्पोरा बाइजेमिना। देखिए,
आपको ये याद रखना है कि मछलियों में क्रेनियल नर्व 10 जोड़ी होती है। ऑप्टिक लोब खोखली, गुहा ऑप्टोसील, कॉर्पोरा बाइजेमिना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मछलियों में एक्सटर्नल और मिडल ईयर दोनों एब्सेंट होते हैं, बाह्य और मध्य कर्ण अनुपस्थित। इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, अंतःकर्ण उपस्थित होता है, और ये स्टेटो अकोस्टिक का कार्य करता है। स्टेटो का मतलब बैलेंस का और अकोस्टिक का मतलब सुनने का। वैसे अपना इंटरनल ईयर भी स्टेटो अकोस्टिक होता है, बैलेंस का भी काम करेगा और सुनने का भी काम करेगा। तो मछलियों में इंटरनल ईयर ही होगा केवल, एक्सटर्नल और मिडल ईयर नहीं होगा, और ये इंटरनल ईयर स्टेटो अकोस्टिक का कार्य करेगा। कॉर्पोरा बाइजेमिना, ऑप्टिक लोब, इसकी गुहा ऑप्टोसील, क्रेनियल नर्व 10 जोड़ी। इसके बाद 4 टाइप की पूंछ, नॉर्मल, प्रोटोसर्कल, एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमेटा। दोनों लोब बराबर, एपिकोडल और हाइपोकोडल तो होमोसर्कल, जिसका एग्जाम्पल है बोनीफिश। अगर दोनों लोब अलग अलग साइज की है तो हेट्रोसर्कल, ऊपर वाली बड़ी है तो हेट्रोसर्कल का ही टाइप है एपीसर्कल, और नीचे वाली बड़ी है तो हाइपोसर्कल। कई बार आपको ऐसा दिया जाएगा कि उपास्थील मछलियों में पूंछ कैसी होती है, आप ऑप्शन में एपी सर्कल ढूंढते रहो, लेकिन ऑप्शन में अगर हेट्रो सर्कल है तो भी चलेगा। हाँ, हेट्रो सर्कल का टाइप पूछे तो आपको बताना है एपी सर्कल टाइप, जिसमें एपिकोडल लोब क्या होती है, बड़ी होती है। फिशीज में शरीर के पार्श्व भागों पर पूरी लंबाई में फैली हुई रेखाएं पाई जाती हैं। इन्हें पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र या लेटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम कहते हैं। लेटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम, पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र किसमें पाया जाएगा? मछलियों में, फिशीज में। क्या है? मैंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है, ये देखिए, मछलियों में पाया जाएगा। शरीर के पार्श्व भाग में पूरी लंबाई में फैली हुई रेखाएं होंगी, जिन्हें लेटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम कहते हैं। इस तंत्र में लेटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम, ये जो है, इस तंत्र में विशिष्ट संवेदांग, स्पेशल रिसेप्टर पाया जाता है, जो जल में उत्पन्न होने वाली धाराओं की गति, उनकी तीव्रता, इंटेंसिटी के लिए संवेदी होता है। जो लेटरल लाइन सिस्टम है, पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र है, उसमें जो रिसेप्टर होता है वो क्या करता है? जल में उत्पन्न होने वाली धाराओं की गति और तीव्रता के लिए संवेदी होता है। इस संवेदांग को, रिसेप्टर को रियो रिसेप्टर या न्यूरोमास्ट ऑर्गन भी कहते हैं। और रियो रिसेप्टर का मतलब है कंपन और विद्युत क्षेत्र की पहचान करने वाला। देखिए, मछलियों में जो लेटरल साइड है उसमें लाइंस पाई जाती है, ऐसे सिस्टम को लेटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम कहते हैं। इसमें एक संवेदांग होता है जिसे रियो रिसेप्टर या न्यूरोमास्ट ऑर्गन कहते हैं। ये न्यूरोमास्ट ऑर्गन जल में उत्पन्न होने वाली धाराओं की गति और तीव्रता के लिए संवेदी होता है। ये जो रियो रिसेप्टर शब्द है, इसका वास्तव में मतलब ये है कि जो कंपन और विद्युत क्षेत्र की पहचान कर सकता हो। मछलियों में 2 पार्श्व नेत्र पाए जाते हैं, और आप जानते हैं फिशीज सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमेटा जो डिवीजन है उसका पार्ट है। मतलब डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा और उसमें सुपर क्लास है कौन? फिशीज। तो इसमें पीनियल या थर्ड आई नहीं होगी, केवल 2 पार्श्व नेत्र होंगे। केवल एग्नेता में ही 2 पार्श्व नेत्रों के बीच में क्या पाई जाती है? पीनियल आई। इसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन या जनन की। सभी जंतु क्या होते हैं? एकलिंगी। जननांग क्या होंगे? सुविकसित। और मादाएं सामान्यतः ओवीपेरस या अंडज होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप शार्क मछली वीवीपेरस या जरायुज होती है, जो अविकसित शिशु को जन्म देती है। अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पीसीज में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल बाह्य भी हो सकता है और इंटरनल आंतरिक भी हो सकता है। याद रखें, उपास्थील या कार्टिलेजिनियस या एलेस्मोब्रेंकाई फिशीज में
निषेचन आंतरिक होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा? उपास्थील मछलियों में। परिवर्धन डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, यौक या पीतक की मात्रा के आधार पर मछलियों के अंडे दो प्रकार के होते हैं। यौक की मात्रा के आधार पर अंडों के तो बहुत प्रकार है, लेकिन मछलियों में यौक की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के अंडे होंगे। एक है अतिपीत की, जिसको मैक्रोलेसितल या मेगालेसितल एक कहते हैं, और एक है मध्यम पीत की, जिसको मीजोलेसितल कहते हैं। जो अतिपीत की या मेगालेसितल अंडे हैं उनमें क्लीवेज किस प्रकार का है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, और उसमें भी टाइप है डिस्कॉइडल। और मीजोलेसितल में जो क्लीवेज है वो है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और उसमें भी टाइप है अनइक्वल। ये क्लीवेज का प्रकार, निषेचन का प्रकार और शार्क मछली के बारे में जानकारी आपको याद रखनी है। एक बार फिर कह रहा हूँ, यौक की अमाउंट के आधार पर फिशीज के जो अंडे हैं वो दो प्रकार के, अतिपीत की या मेगालेसितल, मध्यम पीत की या मीजोलेसितल। जिनमें यौक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाए वो अतिपीत की, और जिनमें मीडियम अमाउंट में पाया जाए वो मध्यम पीत की। अतिपीत की अंडों में जो क्लीवेज होगा, विदलन होगा, उसका नाम है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में भी डिस्कॉइडल, मतलब आपसे पूछा जाए कि यदि कोई मछली का अंडा मेगालेसितल या अतिपीत की है तो उसमें क्लीवेज कैसा होगा? डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। और मीजोलेसितल है, मध्यम पीत की है, तो उसका जो क्लीवेज होगा, विदलन होगा, उसका प्रकार होगा अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज मध्यम पीत के अंडों में, मछलियों में, और डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज अतिपीत के अंडों में, मछलियों में। और इंटरनल या आंतरिक निषेचन उपास्थील मछलियों में पाया जाता है। शार्क मछली अविकसित शिशु को जन्म देती है, विविपेरस है, बाकी सभी मछलियां अंडज होती है। यहाँ पर हमने बात की रियो रिसेप्टर का मतलब जो वाइब्रेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान कर सकें। ये रियो रिसेप्टर या न्यूरोमास्ट ऑर्गन लेटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम या पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र में पाया जाता है। नर मछली में मैथुनांग के रूप में क्लेशपर पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। कॉपुलेशन के लिए एक संरचना है नर में क्लेशपर। एक और बात, उपास्थील मछलियों में क्लोएका पाया जाता है, जिसको हिंदी में अवस्कर कहते हैं, और अस्तील मछलियों में एनस पाया जाता है, जिसको गुदा कहते हैं। प्रजनन या रिप्रोडक्शन प्रक्रिया के लिए मछलियों में सीजनल माइग्रेशन होता है। एक होता है कैटाड्रोमस, एक होता है एनाड्रोमस। अगर फ्रेश वाटर से मछली मराइन वाटर में जाए, स्वच्छ जल से समुद्री जल में जाए, तो इस प्रकार का माइग्रेशन कैटाड्रोमस, और इसका अपोजिट समुद्री जल या मराइन वाटर से फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में आए तो इसे एनाड्रोमस। इसका एग्जाम्पल है एंग्विला, और इसका एग्जाम्पल है साल्मोन, हिल्सा, ट्राउट और स्टर्जियोन। ये चार मछलियां, इनका माइग्रेशन एनाड्रोमस, और एंग्विला का कैटाड्रोमस प्रकार का माइग्रेशन है। यहां देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मछलियों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ फिशेस, क्या कहलाता है? इक्थायोलॉजी। इक्थायोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ फिशेस। मछलियों का पालन या संवर्धन, कल्चर, क्या कहलाएगा? फिशी कल्चर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस, मछलियों का गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल कौन सा है? डिवोनियन या डिवोडियन काल। मछलियों में बाह्य भ्रूणीय झिल्ली एमनियोन नहीं पाई जाती, एमनियोन एब्सेंट, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? एन एमनियोटा। अगर फिशेस में दांत के बारे में बात करें तो इनके दांत एक्रोडोंट, जो मसूड़ों पर ऐसे ऊपर लगे हुए होंगे। होमोडोंट, सभी दांत समान प्रकार के, समदंती। एक्रोडोंट का मतलब है अग्रदंती, और पोलीफायोडोंट का मतलब है बहुबार दंती, दांत दो से ज्यादा बार आते हैं। शिशु मछलियों को फ्राई या हैचलिंग भी कहते हैं। यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो देखिए, नर मैथुनांग
क्लैश पर। उपास्थील मछलियों में क्लोएका या अवस्कर और अस्थिल मछलियों में एनस या गुदा पाई जाती है। माइग्रेशन की बात करें तो एंग्विला में कैटाड्रोमस, साल्मोन, हिल्सा, ट्राउट और स्टर्जियोन में एनाड्रोमस प्रकार का माइग्रेशन। मछलियों का अध्ययन इक्थायोलॉजी, मछलियों का संवर्धन फिशिकल्चर। गोल्डन जो पीरियड है वो है डिवोडियन। बाह्य भ्रूणीय झिल्ली नहीं है इसलिए एन एमनियोटा, दांत, अग्रगर्ती, एक्रोडोंट, होमोडोंट समदंती और पोलीफायोडोंट बहुबार दंती। मसूड़ों के अग्र की तरफ तो एक्रोडोंट, सारे दांत समान इसलिए समदंती होमोडोंट और जीवन काल में 2 से ज़्यादा बार आ सकते हैं इसलिए पोलीफायोडोंट। शिशु मछलियों को फ्राई या हैचलिंग कहते हैं। दोस्तों, डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा, उसकी पहली सुपर क्लास स्पीसीज के बारे में हमने एक एक बात क्लियरिटी से जान ली है। अब इस सुपर क्लास स्पीसीज में 3 क्लास है, 3 वर्ग है। एंडोस्केलेटन और स्कल के आधार पर सुपर क्लास स्पीसीज को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है प्लेकोडर्माई, दूसरा वर्ग है कार्टिलेजिनियस या उपास्थील मछलियां जिसे एलेस्मोब्रेंकाई भी कहते हैं, और तीसरा वर्ग है ऑस्टिकथीज या बोनीफिसीज जिन्हें टीलोस्टोमाई भी कहते हैं। ये 3 क्लास है सुपर क्लास स्पीसीज में, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज। एक एक क्लास के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको हमने बताया कि डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा का एग्नेथा के साथ कंपैरिजन और उसकी पहली सुपर क्लास स्पीसीज के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो को ध्यान से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी को बेहतरीन करो। थैंक यू, धन्यवाद।